बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1, उसमें हमें कहा जा रहा है इफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। ये पार्ट 1 है। इसमें ये वेक्टर गिवन है और हमें कहा जा रहा है इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालें। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम डायरेक्शन कोसाइन का टॉपिक पहले पढ़ते हैं। डायरेक्शन कोसाइन का टॉपिक पढ़कर फिर हम इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पे मैंने लिखा है। डायरेक्शन कोसाइन से पहले हम डायरेक्शन एंगल पढ़ते हैं, फिर हम डायरेक्शन कोसाइन पढ़ते हैं। स्टूडेंट, जब भी दो लाइन आपस में कट करें तो जहां पे इंटरसेक्शन होती है वहां पे हमें एंगल थीटा प्रोड्यूस होता है। एंगल थीटा की वैसे डेफिनेशन क्या है? यूनियन ऑफ टू रेज इज कॉल्ड एंगल, लेकिन यहां पे लफ्ज है डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल का लफ्ज क्यों यूज किया जा रहा है? इनफैक्ट डायरेक्शन का लफ्ज इसलिए यूज किया जा रहा है कि यहां पे वेक्टर का जिक्र फिक्र है। यानी वेक्टर जब किसी चीज के साथ एंगल बनाएगा तो उस एंगल को फिर डायरेक्शन एंगल कहेंगे, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन का जिक्र आ जाता है। दैट्स वाई पर्टिकुलरली यहां पे एंगल के साथ क्या लफ्ज है? डायरेक्शन एंगल्स। आए हम पहले डायरेक्शन एंगल की डेफिनेशन करते हैं। सपोज ओपी इज अ वेक्टर मेकिंग एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस एंड गैमा विद जेड एक्सिस। फर्ज कर लो ये बेटा ओपी वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, यही ओपी वेक्टर वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है, यही ओपी वेक्टर यहां पे जेड एक्सिस के साथ एंगल गैमा बना रहा है। तो इन एंगल्स को फिर क्या कहेंगे? दीज एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। वो एंगल जो वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाए तो उस एंगल को क्या कहेंगे? डायरेक्शन एंगल। स्टूडेंट्स, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन का जिक्र फिक्र होता है। दैट्स वाई जब कोई वेक्टर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा तो उस एंगल को क्या कहेंगे? डायरेक्शन एंगल। स्टूडेंट्स, फर्ज कर लो ये मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स एक्सिस है, फर्ज कर लो ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्सिस जो है ये वाई एक्सिस है, जबकि ये वाला एक्सिस जो है ये क्या है? जेड एक्सिस है। व्हाइट बोर्ड चूंकि 2 डायमेंशन चीज है, इसमें जो है थर्ड एक्सिस नजर नहीं आएगा। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस तो आपको वाजे नजर आ रहा है, लेकिन थर्ड एक्सिस जो है ये जेड एक्सिस, ये यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे नहीं नजर आएगा। तो उसके लिए ये छोटी सी मैंने एक्टिविटी की है आपके लिए कि आपको तीनों एक्सिस जो हैं वो आसानी से नजर आए। तो फर्ज कर लो ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला जो आपकी तरफ है एक्सिस ये जेड एक्सिस है। स्टूडेंट, सपोज ये एक वेक्टर है जो ओरिजिन से यहां तक है, ये ओपी वेक्टर है, ये ओपी वेक्टर है जो ओरिजिन से यहां तक है। और ये ओपी जो एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला फर्ज कर लो ये एक्स एक्सिस है, तो ओपी जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा ये वाला एंगल, ये बच्चों अल्फा एंगल है। ये ओपी जो है जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, ये ओपी का वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है ये वाला, ये बीटा एंगल है। और यही ओपी का ये जेड एक्सिस के साथ, ये वाला जो एक्सिस है जो आपकी तरफ है, ये जेड एक्सिस जो के साथ ये ओपी वेक्टर का जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड गैमा एंगल। एंड दीज एंगल विच मेक द वेक्टर ओपी विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दीज एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। यही बात लिखी हुई है। देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। कोई वेक्टर जब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है तो उस एंगल का पर्टिकुलर नाम क्या है? डायरेक्शन एंगल्स। और इस एंगल की जो रेंज है वो ये है 0 से 180 के अंदर बीटा की, अल्फा की वैल्यू बीटा की भी 0 से 180 और गैमा की वैल्यू भी 0 से 180।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन एंगल के साथ अगर हम कोसाइन ले लें तो उनको क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। यही बात लिखी हुई है। इफ अल्फा बीटा गैमा आर डायरेक्शन एंगल्स देन द कोसाइन ऑफ दीज एंगल, इन एंगल्स के साथ जब हम कोसाइन ले लें तो it is these are called direction cosine, that is cosine of alpha, cosine of beta and cosine of gamma. These cosines are called direction cosines. यही डेफिनेशन है डायरेक्शन कोसाइन। स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक जो मैं करा रहा हूं ये बड़ा अहम है, जो अब मैं बताने जा रहा हूं। ये फेडरल बोर्ड में कई बार ये टॉपिक आया हुआ है। पहले ये चैप्टर सेकंड ईयर में था, तो अब जो है ये फर्स्ट ईयर में टॉपिक डाल दिया गया है। तो ये कई बार फेडरल बोर्ड में मुतअद्दद बार ये वाला रिजल्ट आ चुका है। एन इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा एंड कोसाइन गैमा। तो टॉपिक ये है शो दैट या प्रूव दैट। अक्सर क्वेश्चन बनकर यूं आता है, शो दैट या प्रूव दैट कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर गैमा दैट इज इक्वल टू 1। नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री में तो आपने पढ़ा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उधर तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, लेकिन यहां पे सारे कोसाइन स्क्वायर हैं, तीनों। कोसाइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा एंगल वाला, कोसाइन स्क्वायर बीटा, बीटा एंगल वाला कोसाइन, कोसाइन स्क्वायर गैमा, गैमा एंगल वाला कोसाइन। तीनों एंगल वाले जो कोसाइन है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोसाइन दैट इज इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में भी मैंने नीचे लिख दिया। तो ये क्वेश्चन फेडरल बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आया हुआ है कि शो दैट कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर गैमा दैट इज इक्वल टू 1। आए बच्चों हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। लेट ओपी इज अ वेक्टर। अब यहां पे मैथ में ये इतनी ग्रामर को नहीं नोट किया जाता, तो ये यहां पे इस की बजाय आप बीई भी लिख सकते हैं। लेट ओपी बी अ वेक्टर मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गैमा विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो मैंने इज लिखा हुआ है, आप बीई यानी लेट के लिहाज से उसके साथ आप बी लिख सकते हैं। लेट ओपी इज अ वेक्टर मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गैमा विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओपी का ये एंगल अल्फा होगा एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल ओपी का वाई एक्सिस के साथ बीटा होगा, और ओपी का ये वाला एंगल जेड एक्सिस के साथ क्या होगा, गैमा एंगल होगा। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गैमा है। यही स्टेटमेंट आपने लिखी, यही वर्डिंग आपने लिखी। अब यहां पे वो वर्डिंग अगली मैंने लिखी नहीं, स्पेस कम है। पेपर में आप लिखना चाहें अगर ये आता है तो पेपर में यहां पे वो स्टेटमेंट अब आपने आगे लिखनी है। ड्रा परपेंडिकुलर पीए, अभी मैं फिगर में शो करता हूं। ड्रा परपेंडिकुलर पीए, पीबी एंड पीसी ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये स्टेटमेंट यहां पे आपने लिखनी है। बच्चों यहां पे ये देख लें, ये अब मैं परपेंडिकुलर शो कर रहा हूं। फिगर में आपने जरूर ये शो करना है। ये परपेंडिकुलर पीए है, ये परपेंडिकुलर पीबी है और ये परपेंडिकुलर पीसी है। बट पीसी परपेंडिकुलर बच्चों यहां पे आपको नजर नहीं आना। ये पीसी परपेंडिकुलर आपको इधर व्हाइट बोर्ड पे नजर नहीं आना फिगर में। अभी मैं आपको ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली फिगर में, उसमें ये तीनों परपेंडिकुलर शो करता हूं। उसमें ये पीसी परपेंडिकुलर जो है ये वाज़े नजर आएगा। पीसी मेकिंग एंगल जेड एक्सिस विद 90 डिग्री। आए मैं आपको ये दिखाता हूं। स्टूडेंट सपोज ये मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। लेट ये बच्चों ओपी वेक्टर है। ओपी वेक्टर का अब हम एंड जो पी एंड है टर्मिनल पॉइंट, वहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ये देखें एक्स एक्सिस के साथ यहां पे आपको 90 डिग्री बनता नजर आएगा। ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री। ओपी वेक्टर का ये वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर, ये बच्चों देखो ये इस एंड पे 90 डिग्री बनेगा इस एंड पे। और ये ओपी वेक्टर का जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर, ये वाला जो आपकी तरफ एक्सिस है ये जेड एक्सिस है। तो ये ओपी का
ये यहां पे देखें z एक्सेस के साथ ये 90 डिग्री है, ये z एक्सेस के साथ 90 डिग्री, ये x एक्सेस के साथ 90 डिग्री ये वाला, और ये y एक्सेस के साथ बच्चों यहां पे ये 90 डिग्री है। तो z एक्सेस वाला 90 डिग्री ये वाला जो है ये आपको यहां पे एग्जैक्टली 90 डिग्री परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, बट यहां पे व्हाइट बोर्ड पे आपको ये नजर नहीं आना 90 डिग्री। तो ये आपने यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर ड्रा करने जरूरी थे, बेसिकली हमने कोसाइन को लाना है। कोसाइन दर हकीकत राइट एंगल ट्राइंगल से बनता है, दैट्स वाई यहां पे हमें राइट एंगल ट्राइंगल लाने के लिए या बनाने के लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रा करने पड़ रहे थे। दैट्स वाई हमने इस वेक्टर का x एक्सेस के साथ, इस वेक्टर का y एक्सेस के साथ और इस वेक्टर का z एक्सेस के साथ हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब आगे हमारे लिए मसला कोई नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए ये तीसरे वाला परपेंडिकुलर ये थोड़ी देर के लिए मैं मिटा रहा हूं, ताकि जो अगली बात मैंने आपको समझानी या करानी है वो वाजे आपको नजर आए। अब बेटा मेरे पास 3 ट्राइंगल्स बन गई हैं। पहले मैं OPA ट्राइंगल को डिस्कस करूंगा, फिर OPB ट्राइंगल को डिस्कस करूंगा, फिर तीसरी ट्राइंगल ये OPC ट्राइंगल को डिस्कस करूंगा। तो मैं पहले OPA ट्राइंगल को डिस्कस करता हूं। फ्रॉम ट्राइंगल OPA अब मैंने इस ट्राइंगल से कॉस लेना है, कोसाइन लेना है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट या टारगेट सिर्फ कोसाइन है, साइन या टैन पे मुझे नहीं जाना। इस ट्राइंगल में मैंने कोसाइन लेना है। स्टूडेंट्स ट्राइंगल में आपको पता है लेंथ्स होती हैं, तीनों लेंथ्स होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। दैट्स वाई ये जो वेक्टर R है O से P तक, इस वेक्टर को मैंने R नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे R वेक्टर की लेंथ मैंने शो की है। ये OP वेक्टर को बच्चों हमने R वेक्टर नाम दिया हुआ है। तो ये OP वेक्टर को आपने लिखना है XI प्लस YJ प्लस ZK, ये OP वेक्टर है, दैट इज R। इस पे भी मैं थोड़ी देर बाद वजाहत कर दूंगा कि ये R वेक्टर की ये जो वैल्यू बनी है ये कैसे बनी है, ये कैसे लेट कर ली है। फिलहाल ये R वेक्टर यानी OP वेक्टर यानी ये R वेक्टर जो है, फिलहाल ये R वेक्टर जो है ये O से P तक वेक्टर R वेक्टर, इसको ये आप सपोज कर लें। तो यहाँ पे ये मैंने वेक्टर R लिखा हुआ है। अब ट्राइंगल पर आए तो कोसाइन मुझे लेना है। कोसाइन के लिए मुझे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लेना है। तो ट्राइंगल में मैं ये कह रहा था कि तीनों साइडें जो होती हैं ये लेंथ्स होती हैं। तो फर्ज कर लो यहाँ पे एंगल है, कोई भी एंगल है, लेट ये अल्फा है या थीटा है, तो एंगल के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर साइड कंसिडर की जाती है। एंड 90 डिग्री जहां पे भी होगा उसके अपोजिट जो होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है। वैसे भी ये याद रख लें, जो लॉन्गर साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, जो लॉन्गर साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और ये 90 डिग्री के अपोजिट हुआ करती है हमेशा। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री यानी राइट एंगल के अपोजिट हुआ करेगी, और जिस साइड पर हमने एंगल लिया उसके अपोजिट परपेंडिकुलर हुआ करेगा। लेट यहां पे अगर मैं एंगल कंसीडर करता अल्फा, तो फिर परपेंडिकुलर ये होना था, इस वक्त ये परपेंडिकुलर है मौजूदा। थर्ड साइड को हम फिर बेस कहते हैं। आए अब इस ट्राइंगल में, यहां पे देखें एंगल अल्फा के अपोजिट परपेंडिकुलर है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, तो थर्ड साइड बेस है। इतनी ये बेस है, यहां से देखें ये बेस है। स्टूडेंट्स जब भी कभी हम पॉइंट लेते हैं, फर्ज कर लो ये कोई पॉइंट है, तो वहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे होते हैं तो इतनी चीज जो है ये हॉरिजॉन्टल के लिहाज से ये x है, और ये वर्टिकल के लिहाज से ये वाली जो चीज है ये y है। इतनी या इतनी वैल्यू ये y है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू ये x है और वर्टिकल वैल्यू ये y है। दैट्स वाई फिलहाल यहाँ पे ये मैंने हॉरिजॉन्टल वैल्यू इसको x कंसीडर करते हुए, अगर ये देखें यहाँ पे ये x है, तो ये x और ये लेंथ r वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। तो इसमें मैंने कोसाइन लेना है, मेरी रिक्वायरमेंट कोसाइन है। तो कोसाइन होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज x है, हाइपोटेन्यूज ये r वेक्टर की लेंथ लिखनी,
ये मेरे पास कोसाइन अल्फा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट मैंने कोसाइन बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वो मैं OPB ट्राइंगल से निकालूंगा। तो मैंने बिल्कुल उसी शक्ल में ये ट्राइंगल इधर लिखी है। स्टूडेंट यहाँ पे बीटा एंगल है, बीटा के अपोजिट इट मीन यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। ये यहाँ पे देखें तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री इस वक्त ये है जो हमने ये वेक्टर से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए परपेंडिकुलर ड्रा किया था। तो 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है, इट मीन यहाँ पे ये जो आर वेक्टर की लेंथ है ये हाइपोटेन्यूज है। तो थर्ड साइड ये वाली जो साइड है ये बेस है, और अभी मैंने बताया कि ये वाई है, इतनी चीज वाई है, तो ये भी फिर क्या होगा, ये वाई वैल्यू है। हॉरिजॉन्टल में ये एक्स वैल्यू है, बट यहाँ पे ये वाई है, तो इस ट्राइंगल में मैंने इस वैल्यू को वाई लिया, ये या ये एक ही बात है, ये वाई वैल्यू। अब आए यहां से भी मैंने कोसाइन लेना है, तो कोसाइन बीटा, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट कोसाइन है, कोसाइन बीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है यहाँ पे, क्योंकि एंगल के अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज y ओवर आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब थर्ड ट्राइंगल आप ना बनाएं, डायरेक्ट लिख लें, एंड फ्रॉम ट्राइंगल OPC जो मैंने अभी इधर से मिटाई थी डॉटेड फॉर्म, वो थर्ड ट्राइंगल बन रही है। फ्रॉम ट्राइंगल OPC कोसाइन गैमा वो डायरेक्ट लिख लेना है, दैट इज z ओवर आर मैग्नीट्यूड। अल्फा के लिहाज से x ओवर आर मैग्नीट्यूड, बीटा के लिहाज से y ओवर आर मैग्नीट्यूड, तो गैमा के लिहाज से फिर क्या लिखना है, डायरेक्ट लिख लेना है z ओवर आर मैग्नीट्यूड। मैंने बच्चों पहले कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा और कोसाइन गैमा बनाना था, वो मैंने बना लिया, और इन्हीं के बनाने के लिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किए थे। अब मेरे ये बन गई हैं वैल्यूज, कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा, कोसाइन गैमा, लेकिन मुझे तो ये रिजल्ट लाना है। इस रिजल्ट में देखें तो स्केयर भी है और सम भी है, गौर करें, स्केयर भी है और सम भी है। दैट्स वाई मेरा अगला स्टेप यही होगा, इनका मैंने क्या करना है, स्केयर लेकर सम ले लेना है। गौर करें, स्केयरिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड देन एडिंग। अब बच्चा सोच रहा होता है ना कि सर मुझे कैसे याद आएगा या कैसे पता चलेगा कि इस स्टेप के बाद मुझे ये स्टेप करना है। तो मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं, खुद ब खुद आपको ये क्वेश्चन भी मैंने आपके माइंड में खुद क्रिएट किया, और खुद मैं इसका सोल्यूशन भी बता रहा हूं। हमने बेसिकली टारगेट देखे ना, टारगेट को सामने रखते हुए स्टेप परफॉर्म किया करते हैं। हमेशा मैं ये बात बताता हूं कि जब भी किसी क्वेश्चन में हमें टारगेट का, रिजल्ट का पता चल जाए, पता हो, तो हम हमेशा रिजल्ट को देखते हुए स्टेप परफॉर्म करते हैं। और वैसे भी आपको बच्चों पता है कि जब आपको किसी सवाल के जवाब का पता हो तो अंदर कैलकुलेशन जो मर्जी करते हो, एंड पे वो जवाब लाजमी लिख कर लाते हैं, लिख देते हैं। तो आपने ये जवाब लाना है, ये रिजल्ट लाना है, तो इस रिजल्ट को देखते हुए आपने स्टेप परफॉर्म करने हैं। कोसाइन बनाने थे, परपेंडिकुलर ड्रा किया, ट्राइंगल बनाई, कोसाइन की वजह से बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिए। अब कोसाइन बन गया, अब स्केयर करके सम ले लो, ऐड कर लो, यही काम मैंने किया। स्केयरिंग द इक्वेशन 1 2 3 एंड देन एडिंग। लेफ्ट साइड के लेफ्ट में स्केयर लेकर ऐड कर लो, और राइट साइड के स्केयर लेकर उनको आपस में ऐड कर लो। एक्स स्केयर ओवर आर मैग्नीट्यूड स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर आर मैग्नीट्यूड स्केयर प्लस जेड स्केयर ओवर आर मैग्नीट्यूड स्केयर, ये राइट साइड है। जबकि लेफ्ट साइड क्या बनेगी, कोसाइन स्केयर अल्फा प्लस कोसाइन स्केयर बीटा प्लस कोसाइन स्केयर गैमा। बेटा अब राइट साइड को हमें 1 बनाना है, लेफ्ट साइड तो हमारी ये बन चुकी है, राइट साइड को 1 बनाना है। एलसीएम लो, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, बीच में प्लस हो या माइनस हो तो हमेशा एलसीएम लेते हैं। जब भी 2 फ्रैक्शन या 3 फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हमेशा वहां पे एलसीएम बनाया करते हैं। एलसीएम ले लिया, आर मैग्नीट्यूड स्केयर ऊपर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। अभी मैंने इसको 1 बनाना है, इससे अगला काम यहां पर है। बेटा गौर कीजिएगा, ये आर मैग्नीट्यूड का स्केयर है और आर वेक्टर हमारे पास ये है। तो आए एक बार वापस आर वेक्टर पर आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ए आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड बनाते हैं। यहां पे हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है। तो किसी भी वेक्टर की जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो कैसे लेते हैं, ये वेक्टर का आयत कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेक्टर का जेथ कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेक्टर का केथ कंपोनेंट का स्क्वायर, सम लेकर उनका अंडर रूट ले लो।
यही काम किया मैंने। अब मुझे आर मैग्नीट्यूड स्केयर बनाना है, दैट्स वाई यहां पे मैंने स्केयर ले लिया, तो इधर स्केयर अंडर रूट खत्म हो गया। अब आए वापस उस इक्वेशन बी में, तो आर मैग्नीट्यूड स्केयर की वैल्यू यहां मैं पुट कर रहा हूं इस जगह पे, ये वाली वैल्यू उस इक्वेशन बी में पुट कर रहा हूं। पुट दिस रिजल्ट इन इक्वेशन बी। लेफ्ट साइड क्या है, कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर तो ये, लेकिन नीचे आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मैंने पुट की है। अब ये काटेंगे, राइट साइड इक्वल टू 1। ये बच्चों हमारा प्रूफ बन चुका है, हैंस प्रूफ। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह आप आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर लिख लें, यानी यहां से इधर चले जाएं, या ये वैल्यू या इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर लें, मर्जी आपकी। तो ये 1 दोनों तरह से बन जाएगा। ये हमारा रिजल्ट बन गया। एक तो बच्चों इस टॉपिक में ये रिजल्ट बनाया हमने, लेकिन टॉपिक यहां कंप्लीट है, लेकिन इस टॉपिक से एक बात आपने लिखनी है, अगर हो सके तो अपनी बुक का पेज 97 निकालो, अपनी बुक का पेज 97 निकालो, पेज 97 निकालो, और वहां पे ऊपर जो राइट साइड पे स्पेस है, वहां पे बच्चों 2 नोट जरूर लिख लें। नोट 1 बुक निकाल लें, पेज 97 उधर प्लीज, हो सके तो बुक का, मैथ की बुक का पेज 97। बच्चों आप अपनी मैथ का, मैथमेटिक्स की बुक का पेज 97 निकालें अगर हो सके तो प्लीज, और 97 पेज पर इस जगह पे प्लीज 2 नोट जरूर लिख लें। ये काम आएंगे जब आप फेडरल बोर्ड के पेपरों में, या जब आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां पे ये जो मैं बुक पे चीजें लिखवाता हूं, ये लिख लिया करो, वो चीजें आपके उधर काम आएंगी, जरूर काम आएंगी। तो पेज 97 पर नोट 1 लिखें। वी नो दैट, आगे ये लिखो, कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर गैमा, दिस इज इक्वल टू 1। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू 1, ये नोट 1 है। अब जो मैं बात लिखाने लगा हूं वो इससे भी ज्यादा कीमती और अहम है। नोट 2, नोट 2 में जरा गौर कर लें पहले लिखने से पहले, ये जो 3 वैल्यूज आई हैं, ये जो 3 वैल्यूज आई हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन है, कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा, कोसाइन गैमा। और इस क्वेश्चन में निकालनी भी हमें डायरेक्शन कोसाइन है। तो डायरेक्शन कोसाइन भला क्या है, ये चीज गौर करें, डायरेक्शन कोसाइन ये भला क्या चीज है, दैट इज एक्स ओवर आर मैग्नीट्यूड। तो ये एक्स क्या है और आर मैग्नीट्यूड क्या है। एक्स जो है ये वेक्टर का आयत कंपोनेंट, तो डायरेक्शन कोसाइन का ये फार्मूला क्या होगा, आयत कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। कोसाइन बीटा क्या होगा, जेथ कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कोसाइन गैमा क्या होगा, केथ कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये आपने नोट लिखना है। नोट 2 में लिखो, वी नो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस आर, आपने पहले बच्चों लिखना है कोसाइन अल्फा, साथ लिखना है आपने एक्स ओवर आर मैग्नीट्यूड, साथ इसका मतलब या मकसद लिखना है, दैट इज आयत कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये ऐसे वर्ड्स में जरूर लिखना है ताकि मकसद या मतलब का पता चले। एक्स ओवर आर मैग्नीट्यूड मीन आयत कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट कोसाइन बीटा, वाई ओवर आर मैग्नीट्यूड, वाई से मुराद जेथ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर की मैग्नीट्यूड। एंड सिमिलरली कोसाइन गैमा z ओवर r मैग्नीट्यूड, वो लिखना है केथ कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन में आपको 1 लम्हा लगेगा, 1 मिनट लगेगा।
कैसे, अभी मैं सोल्यूशन कराता हूं, लेकिन मैं इधर हिंट दे लूं। हमने डायरेक्ट लिखना है डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा टू आयत कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डिवाइडेड बाई इसकी मैग्नीट्यूड, जो भी अभी हम निकालेंगे बनेंगे वो कोसाइन अल्फा मिल जाएगा। कोसाइन बीटा -3 यानी केथ कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड कोसाइन गैमा 4 ओवर केथ कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो कोसाइन अल्फा आयत कंपोनेंट divided by magnitude of vector, cosine beta jth component divided by magnitude of vector, cosine gamma kth component divided by magnitude of vector। तो ये इसकी मदद से हम फौरन निकाल सकते हैं। बट ये जो नोट है ये इस प्रूफ का हिस्सा नहीं है, ये जो मैंने नोट लिखवाया ये इस प्रूफ का हिस्सा नहीं है। इस टॉपिक के अंदर, इस प्रूफ के अंदर ये चीज हमने ऑब्जर्व की, इन्हीं को हम डायरेक्शन कोसाइन के फार्मूलास कहते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा, कॉस गैमा, जबकि ये जो इक्वेशन 1 2 3 है ये डायरेक्शन कोसाइंस के फार्मूले हैं। अब ये गिवन वेक्टर और हमें इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू आयत कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जस्ट आयत कोफिशिएंट लिखना है नीचे, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, आयत कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेथ कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस केथ कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई करें तो ये रिजल्ट बनेगा। नेक्स्ट कोसाइन बीटा दैट इज जेथ कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब हमने बार बार ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की कैलकुलेशन नहीं करनी, एक बार हमने निकाल ली मैग्नीट्यूड, डायरेक्ट इधर लिखनी है। And cosine gamma that is kth component of the vector divided by magnitude of vector। स्टूडेंट सवाल तो यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस को चेक करना चाहें कि हमारे ये डायरेक्शन कोसाइन के जो जवाब आए हैं, आंसर्स आए हैं, ये क्या सही है या गलत है, इसके लिए आपने क्या करना है, कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर गैमा, उसका आंसर 1 आना चाहिए। तो इन तीनों के स्क्वायर्स लेकर इनको ऐड कर लो। कोसाइन अल्फा का आंसर, कोसाइन स्क्वायर अल्फा मीन इसका स्क्वायर, कोसाइन स्क्वायर बीटा मीन इसका स्क्वायर, कोसाइन स्क्वायर गैमा मीन इसका स्क्वायर। इन तीनों स्क्वायर्स को ऐड करें, सिंप्लीफाई करें, आंसर यहाँ 1 आ रहा है। लिहाजा ये जो हमारे रिजल्ट्स या वैल्यूज आए हैं ये सही हैं। बट ये वाली जो चीज है जस्ट ये आपकी अपनी कंफर्मेशन के लिए है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। इसलिए यहाँ पे मैंने लाइन प्लॉट कर दी है, बाउंड्री बना दी है कि ये जो है ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, क्वेश्चन इधर ही खत्म हो रहा है। ये वैसे चेक करने के लिए मैंने आपको बोला है। स्टूडेंट्स आप अपनी बुक का पेज 97 निकालें, वहां पे नीचे ये डायरेक्शन रेशियोज का टॉपिक लिखा हुआ है। ये सिंपल बात है, इसमें कहने या करने की कोई बात खास नहीं है, कहने की कोई बात, इसलिए ये बुक से आप देखोगे आपको खुद भी समझ लग जाएगी। ये टॉपिक बेटा खुद आप करना। नेक्स्ट ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along an other vector upon another vector, projection of a vector upon another vector, projection of a vector along another vector, जो मर्जी बोलने समझ ले। सपोज हमारे पास बच्चों एक ये वेक्टर है, O से A तक हमारे पास एक ये वेक्टर है एंड O से B तक हमारे पास दूसरा ये वेक्टर है। OA वेक्टर को मैंने वेक्टर A वैल्यू नाम दे दी है और O से B पॉइंट तक जो वेक्टर है उसको मैंने B वेक्टर वैल्यू नाम दे दी है। हमने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B अलोंग A निकालनी है, प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर अलोंग A वेक्टर निकालनी। स्टूडेंट्स मैंने प्रोजेक्शन B वेक्टर की अलोंग A देखनी है। प्रोजेक्शन मीन इमेज, उसका साया, उसकी शबी, रिफ्लेक्शन। तो यहां पे फर्ज कर लो मैंने टॉर्च ऑन कर दी है, तो जैसे ही मैं ये टॉर्च ऑन करता हूं तो इसका जो इमेज या रिफ्लेक्शन है, साया है, फर्ज कर लो यहां से ये परपेंडिकुलर मैं ड्रा कर रहा हूं, यहां से यहां तक इतना, ये ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक
फर्ज कर लो इस पॉइंट को मैं P पॉइंट कह रहा हूं, तो O से P तक ये इसका रिफ्लेक्शन है, ये इसका इमेज है। B वेक्टर का रिफ्लेक्शन या प्रोजेक्शन अलोंग वेक्टर A इतना है, तो मुझे बेटा OP की लेंथ चाहिए, ये जो है ना ये प्रोजेक्शन है, इतनी वैल्यू OP। तो यहां पे इनफैक्ट मुझे OP लेंथ चाहिए, ये इतनी चीज प्रोजेक्शन है। B वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग वेक्टर A ये इतनी है OP, तो मुझे OP लेंथ चाहिए। यही बात मैंने लिखी हुई है, प्रोजेक्शन ऑफ B अलोंग A OP लेंथ चाहिए OP। स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल में आप आकर देखें, ये वाली मैंने अलग से ट्राइंगल बना दी है, मुझे ये OP लेंथ चाहिए। ट्राइंगल में चूंकि लेंथ्स होती हैं, तो ये जो B वेक्टर है यहां पे इसको मैं B वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इतनी लेंथ को मैं B वेक्टर की मैग्नीट्यूड कहूंगा। मुझे यहां पे ये OP लेंथ चाहिए। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एंगल के अपोजिट ये परपेंडिकुलर होता है, 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये बेस है, मुझे बेस चाहिए। दैट्स वाई यहां पे मैंने कोसाइन की रिलेशन ली है, कोसाइन की रेशो ली है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, OP लेंथ ओवर B मैग्नीट्यूड। तो OP लेंथ मुझे मिल गई, इसको इधर ले जाएं, B मैग्नीट्यूड कोसाइन अल्फा, ये OP लेंथ मुझे मिल गई। तो ये OP लेंथ की वैल्यू मैंने लिख ली है B मैग्नीट्यूड 7 कोसाइन ऑफ थीटा, ये एंगल थीटा है, कोसाइन ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में ये फार्मूला है। तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करोगे, ऊपर A मैग्नीट्यूड लाना है यहां पे, तो A वेक्टर की मैग्नीट्यूड से A मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड किया अपनी तरफ से। अब ये चीज पूरी जो है ये A डॉट B बन गई है, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कोसाइन थीटा, इसको हम A डॉट B कहेंगे, और नीचे A वेक्टर की लेंथ। आपकी बुक में ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला कब यूज होगा और ये वाला फार्मूला कब यूज होगा, ये मैं अभी बता देता हूं। ये फार्मूला तब यूज करना है जब एंगल थीटा का जिक्र फिक्र हो क्वेश्चन में, एंगल थीटा की बात दी गई हो तो फिर ये वाला फार्मूला लगाओगे। लेकिन जब एंगल से हटकर दो वेक्टर्स की बात दी जाए, A एंड B वेक्टर की बात की जाए, तो फिर ये वाला फार्मूला लगाओगे। आए ये एक नोट लिख लें, इसी पेज 97 पर कहीं मर्जी ये नोट लिख लें। दो फार्मूले हैं, प्रोजेक्शन ऑफ A अलोंग B, A डॉट B, मैंने नीचे अभी लिखनी है ये वैल्यू, एंड प्रोजेक्शन ऑफ B अलोंग A, ये भी आप A डॉट B ही लिखें, क्योंकि A डॉट B या B डॉट A ये इक्वल होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो आपने आसानी के लिए दोनों के ऊपर आपने A डॉट B ही याद रखना है। बट नीचे क्या चीज होनी है, गौर करना बच्चों, नीचे यहां पे जो चीज लिखनी है वो ये नियरेस्ट वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड ले लेनी है। यहां क्या चीज लिखनी है, जो इधर इन दोनों में से जो यहां पे डिनोमिनेटर के करीब, ये जुगाड़ टोटका है, जो यहां डिनोमिनेटर के करीब वेक्टर पड़ा है इन दोनों में से लेफ्ट पे करीब ये पड़ा है, तो B मैग्नीट्यूड लिख लो। इस लिहाज से यहां पे क्या चीज करीब पड़ी है, A वेक्टर की मैग्नीट्यूड। दूसरे लफ्जों में नीचे उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखनी है जो एंड पे हो यहां पे, या नीचे उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखनी है जो अलोंग लफ्ज के साथ या बाद में आए, जो अलोंग लफ्ज के बाद में आए, जो एंड पे हो उसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है, या दूसरे लफ्जों में यहां डिनोमिनेटर के नियर जो वेक्टर है इन दोनों में से उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखनी। एग्जाम्पल है आपकी बुक में पेज 101 पर, पहले ये एग्जाम्पल देख लें, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अपॉन अदर वेक्टर इसी क्वेश्चन 5 का अभी मैं पार्ट 2 कराऊंगा, वो थोड़ा मुश्किल है निस्बतन एग्जाम्पल के। तो ये एग्जाम्पल पेज 101 पे आपने देखनी है, दो वेक्टर हैं, वो कहता है दो काम इसमें करने हैं, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ A अलोंग B एंड प्रोजेक्शन ऑफ B अलोंग A, ये दो काम इसमें करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A डॉट B निकालेंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ A अलोंग B या प्रोजेक्शन ऑफ B अलोंग A, उसमें हमें पहले A डॉट B की जरूरत है। जब भी बच्चों I J के फॉर्म में दो वेक्टर हों और उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या करना है, आयत कोफिशिएंट को आयत से
जेथ कॉफिशेंट को जेथ से मल्टीप्लाई करना है प्लस केथ कॉफिशेंट को केथ से, यानी मल्टीप्लाई करके आई कॉफिशेंट से, जे कॉफिशेंट से, के कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई करके उनका सम ले लेना है। तो ये हमें ए डॉट बी मिल गया। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड ये मैंने बना ली, एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड। तो ये आपने देख लें, ये आपका सलूशन है। तो ये आपने देख लें, ये आपका सलूशन है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में वेक्टर्स दिए गए हैं दो। अगर दो वेक्टर दिए जाएं और एक वेक्टर की दूसरे के अलोंग प्रोजेक्शन निकालनी हो तो ये फार्मूले लगाएंगे हम। लेकिन अगर एंगल थीटा का जिक्र फिक्र होता या कॉस थीटा का जिक्र फिक्र होता, साथ एक वेक्टर दिया जाता और साथ कॉस थीटा या थीटा का जिक्र फिक्र होता, तो फिर हम ये इस तरह का सीन बनाएंगे। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, एंड अगर हो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी तो फिर आपने ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा लिखना है। ये देखें, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, अगर हो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी तो फिर ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। फिर ये फार्मूला बनेगा। क्वेश्चन 5 पार्ट 2 के अंदर हमें 3 वेक्टर देकर इसके अंदर हमें ये चीजें मांग रहा है। इस पार्ट 2 के अंदर भी 3 चीजें मांग रहा है। पहली ये चीज है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग सी। दूसरी क्या चीज फाइंड आउट करनी है? फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग सी माइनस ए। और क्या चीज मांग रहा है? आल्सो फाइंड देयर वेक्टर प्रोजेक्शन, यानी इन दोनों की वेक्टर प्रोजेक्शंस भी मांग रहा है। इसकी भी वेक्टर प्रोजेक्शन मांगी है और इसकी भी वेक्टर प्रोजेक्शन मांगी है। इट मीन पार्ट 2 के अंदर इटसेल्फ 3 पार्ट्स हैं। आए पहले हम ये वैल्यू निकालते हैं, ये चीज निकालते हैं। इसके लिए हमें पहले a माइनस बी बनाना या निकालना होगा। a माइनस बी, तो a माइनस बी डायरेक्ट लिख लो या अंदर a की वैल्यू लिखकर माइनस बी की वैल्यू लिखकर फिर ये स्टेप बना लो। a माइनस बी मैंने डायरेक्ट बना लिया, ये स्टेप, इनको सब्ट्रैक्ट किया है मैंने। डायरेक्ट आप भी सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ये देखो, इनको सब्ट्रैक्ट करें, ये -2 आई, ये कट गया, +0j +2 के, ये हमारे पास a माइनस बी वैक्टर बन गया। हमें करना क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ a माइनस बी अलोंग सी। स्टूडेंट्स, किसी भी वेक्टर की किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन निकालनी है तो उसके लिए ये फार्मूला है, ये देख लो। प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, इट मीन ऊपर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, नीचे इसकी मैग्नीट्यूड। अब हमें 2 चीजें निकालनी है, एक ये डॉट प्रोडक्ट और दूसरा ये सी मैग्नीट्यूड। तो हम पहले ये डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। हमें a माइनस बी वैक्टर भी मालूम है और c वेक्टर भी मालूम है, इनका डॉट प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, जब भी 2 वेक्टर i j के फॉर्म में हमें गिवन हो या मालूम हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? आयत कॉफिशिएंट आयत से प्लस जेथ कॉफिशिएंट जेथ से मल्टीप्लाई होगा प्लस केथ कॉफिशिएंट केथ से मल्टीप्लाई होगा। और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें ये a माइनस बी डॉट सी की वैल्यू मिल गई। अब c मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालते हैं हम। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? उस वेक्टर के आयत कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उस वेक्टर के जेथ कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उस वेक्टर के केथ कंपोनेंट का स्क्वायर, सारों का स्क्वायर लेकर सम ले लें और अंडर रूट ले लें। तो ये हमारे पास c मैग्नीट्यूड आ गई। इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो हमें प्रोजेक्शन ऑफ a माइनस बी अलोंग सी ये चीज मिल गई, ये बन गया हमारे पास रिजल्ट। अब इसी की हम वेक्टर प्रोजेक्शन निकालते हैं, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि इसकी भी वेक्टर प्रोजेक्शन निकालें और इसकी भी वेक्टर प्रोजेक्शन निकालें। इट मीन वेक्टर प्रोजेक्शन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। प्रोजेक्शन सिंपल जो लफ्ज प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन जो है ये स्केलर क्वांटिटी थी। याद करें, ये हमने प्रोजेक्शन निकाली थी, ये परपेंडिकुलर कर लें तो यहां तक ये जो है ये ओपी लेंथ है, ओपी लेंथ है। तो इसको हमने कहा था प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए और उसकी ये वैल्यू निकाली थी
वैसे भी देखें ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये देखो ना ये एक स्केलर वैल्यू है। लेकिन अब अगला पार्ट ये है कि इसी प्रोजेक्शन की वेक्टर फॉर्म निकालें। स्टूडेंट्स अब हमने प्रोजेक्शन की वेक्टर फॉर्म निकालनी है, यानी वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। अब यहां पे प्रोजेक्शन की मैग्नीट्यूड तो मालूम है, ये प्रोजेक्शन की मैग्नीट्यूड है। क्या मतलब, देखो ना प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग सी, जो कि देखा जाए तो ये सी वेक्टर है और ये ए माइनस बी है। प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग सी, ये इतनी चीज है यहां तक, ये तो इसकी मैग्नीट्यूड है। लेकिन उसने कहा है अलोंग सी, वेक्टर क्वांटिटी अलोंग सी, इट मीन अब इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन अलोंग सी निकालनी है, डायरेक्शन अलोंग सी। अब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, रिकॉल करें मैंने वेक्टर का जो बेसिक लेक्चर दिया था, वेक्टर का बेसिक लेक्चर, उसमें मैंने कहा था कोई भी वेक्टर है तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर। तो ये डायरेक्शन है, ये कैसे निकालते हैं, इसको इधर डिवाइड कर दें, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अब हमने ये वेक्टर बनाना है, अब हमने ये चीज बनानी है अलोंग सी। इट मीन हमें सी की जो डायरेक्शन है, इट मीन जो सी की डायरेक्शन होगी इस वेक्टर की भी डायरेक्शन उसी के साथ होगी, क्योंकि खुद वो ये कह रहा है वेक्टर प्रोजेक्शन अलोंग सी। इट मीन जो सी के साथ डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसकी भी है। अब सी की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, सी की डायरेक्शन ये है, जैसे इधर मैंने कहा सी की डायरेक्शन, ये सी यूनिट वेक्टर है तो सी की डायरेक्शन निकाल लें, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, सी यूनिट वेक्टर, सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी मैग्नीट्यूड। सी मैग्नीट्यूड हमने निकाली हुई है, ये हमें आ गई सी की डायरेक्शन। अब जस्ट इस वेक्टर की लेंथ हमें मालूम थी और डायरेक्शन भी हमें मिल गई है। सो ये फार्मूला देख लो, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग सी, यानी ये उसकी मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन, क्योंकि सी के साथ उसकी डायरेक्शन है, यही चीज हमारा ये फार्मूला बन गया। अब ये लेंथ हमें मिली हुई है, डायरेक्शन हमने निकाल ली, डायरेक्शन मिल गई है, ये दोनों चीजें इसमें पुट करें, हमें ये रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग सी, जो कि ये चीज है, इसमें पुट कर ली हमने, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है। यहां से देख लें, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग सी, यहां तक ये इसकी लेंथ है, बट आगे हमने इसको वेक्टर क्वांटिटी बनाना है। सो लेंथ तो हमें मालूम है, इसकी डायरेक्शन अलोंग सी लेनी है। सी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लें, सी वेक्टर की डायरेक्शन ये होएगी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो हमने इसकी डायरेक्शन निकाल ली, लेंथ हमें पहले पता है, तो लेंथ इनटू डायरेक्शन, ये क्या बन जाएगी, वेक्टर प्रोजेक्शन बन जाएगी। द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग सी, वो कैसे निकालेंगे, उसी वेक्टर की लेंथ, ये लेंथ है लेकिन डायरेक्शन अलोंग सी निकालनी है। सी वेक्टर की डायरेक्शन यूं बना ली और इसमें पुट कर दें, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा वेक्टर प्रोजेक्शन। लेंथ या मैग्नीट्यूड एक ही बात है। जैसे इसके लिए हमने ये डायग्राम बनाई थी, इस पार्ट के लिए मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये डायग्राम बनाई है, क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। ये देख लें, जैसे इसमें बनाई थी ये डायग्राम कि बी से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तो ये प्रोजेक्शन की वैल्यू है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, ये ओपी लेंथ है। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग सी, ये ओपी लेंथ है। ओपी लेंथ तो हमने निकाल ली, बना ली, ये ओपी लेंथ है। लेकिन अब हमने इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इट मीन लेंथ मिली हुई है वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी, और डायरेक्शन अलोंग किसके है, सी के है। सो वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन अलोंग सी है, और सी की डायरेक्शन हमने इस तरह से निकाली। स्टूडेंट्स, एक तो इस पार्ट में आप
आपको ये भी मैं बताता चलूं कि यहाँ पे आप ये जहन में रखें कि ये सिंपल प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग सी है, बट इस केस में हमने इसी प्रोजेक्शन को प्रोजेक्शन वेक्टर बनाना है, यानी इस केस में हमें यहाँ पे प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि आपने इसकी जगह, इतनी चीज की जगह, बेशक यहां पे आप ये इसकी मैग्नीट्यूड यानी लेंथ लिख लो, साथ चूंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन चाहिए, लेकिन डायरेक्शन अलोंग सी चाहिए। सी की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह से ये निकालेंगे, सी वेक्टर की डायरेक्शन। तो यानी पूरी ये वैल्यू लिखने की बजाय ये वाली, यानी पूरी यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखने की बजाय इस वेक्टर की ही जो ये जो वैल्यू बन रही है स्केलर फॉर्म में, जो लेंथ बन रही है मैग्नीट्यूड, वो डायरेक्ट लेंथ लिख लें या ये वाली चीज लिख लें, मर्जी आपकी। यूं जरा इजी लग रहा है इसलिए आप ऐसे लिख सकते। तो इसी के अगले हिस्से में मैंने यहाँ पे जो है यही चीज लिखी है, बनाई है, ये देख लें। नेक्स्ट हमें कह रहे प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग सी माइनस ए निकालें। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हिंट के तौर पे ये चीज लिखी है। पहले हम सी माइनस ए बनाएंगे। सी माइनस ए का मतलब है सी वेक्टर में से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लें। सी वेक्टर में से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये सब्ट्रैक्ट करके देखें तो ये चीज बनेगी सी माइनस ए। मैंने हिंट्स की फॉर्म में ये आगे डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग सी माइनस ए, इट मीन इन दो का डॉट प्रोडक्ट और नीचे क्या होगा सी माइनस ए की मैग्नीट्यूड। अब इन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें, किस किस का, सी माइनस ए का और बी का। आयत कोफिशिएंट आयत से मल्टीप्लाई करें, प्लस जेथ कोफिशिएंट जेथ से मल्टीप्लाई करें, प्लस केथ कोफिशिएंट केथ से मल्टीप्लाई करें, तो ये डॉट प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा। एंड सी माइनस ए की मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड निकालें तो ये बन जाएगी। तो पहली चीज तो हम यही बनाते हैं, निकालते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग सी माइनस ए। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग सी माइनस ए, ये वाली चीज हमें बन गई 21/62 अंडर रूट। अब हमें इसी प्रोजेक्शन को वेक्टर फॉर्म में बनाना है, यानी प्रोजेक्शन वेक्टर बनाना है। तो द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग सी माइनस ए, इट मीन इस वेक्टर की हमें लेंथ चाहिए और इसकी डायरेक्शन अलोंग सी माइनस ए चाहिए। तो इस वेक्टर की ये लेंथ तो हमें मिली हुई है, लेंथ इनटू सी माइनस ए की डायरेक्शन, सी माइनस ए की डायरेक्शन। अब सी माइनस ए की डायरेक्शन जैसे इधर मैंने लिखा था, लेंथ इनटू डायरेक्शन ऑफ सी, क्योंकि अलोंग सी है, डायरेक्शन ऑफ सी इधर किसके अलोंग है, सी माइनस ए के। सो सी माइनस ए की डायरेक्शन चाहिए, लेंथ या मैग्नीट्यूड तो हमें मिली हुई है। अब हमने सी माइनस ए की डायरेक्शन निकालनी है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये मैंने डायरेक्शन निकाल ली है, यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन ए की बात है। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये आगे हमारा रिजल्ट बन रहा है। यहां से आगे स्पेस कम है, आपने मल्टीप्लाई खुद आगे कर लेना है। तो ये इसका बेसिक क्वेश्चन का कंसेप्ट है। काफी लेंथी क्वेश्चन था और मैंने आपको डिटेल में कराना होता है। बेटा नॉलेज हो, इल्म हो और आगे बंदा डिलीवर ना करे, ये भी नाइंसाफी है। और दूसरी बात यह है कि नॉलेज हो बंदे के पास और बंदा रोक ले नॉलेज और उसको आगे डिलीवर ना करे, तो खुद के साथ भी नाइंसाफी है, अगले बंदे के साथ भी नाइंसाफी। इसलिए मेरा थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो जाता है, लेकिन दर हकीकत मेरे लेक्चर लेंथी होने से आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा।